कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या करना है इसमें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। मानिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, आपको उसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, आपको उसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या आपको वाइस वर्सा करना है, आपको पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में जाना है। तो किस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि अदर फॉर्म में लिखा है, आपको उसको अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो आप उसको किस तरीके से पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे टॉपिक है। ठीक, आपको मालूम है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में लिखा होता है तो z इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई के फॉर्म में हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। और ये इसका कौन सा फॉर्म होता है, ये इसका कार्टेशियन फॉर्म होता है, ये कार्टेशियन फॉर्म होता है। ठीक है, और अगर हमें किसी भी नंबर को सॉरी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, हम लोग कहते हैं कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाता है, y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, तो ये हो जाता है और कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, ये हो जाता है इसका पोलर फॉर्म। ठीक है, अगर मानिए आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, r e की पावर आइटा थीटा, ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप इसको लिखोगे कैसे, आप कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे जाओगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन उठता है। तो कैसे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन कर देते हैं। थीटा क्या होता है, थीटा आपका आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट। ठीक है, आर क्या होता है आपका, आर आपकी मॉडुलस होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है, और थीटा आपका आर्गुमेंट होता है। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि थीटा क्या है, थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड है, जेड का आर्गुमेंट है। और इस थीटा की वैल्यू जो होती है, थीटा की वैल्यू होती है 2m पाई प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। जो थीटा होता है, जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है, इसकी वैल्यू होती है 2m पाई प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये कैपिटल ए आर जी जो होता है ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है आपका। अभी कैसे फाइंड आउट होगा, अभी हम लोग देखते हैं कि एक चीज करके, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है ये। ठीक है, कैपिटल ए आर जी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है, और थीटा की वैल्यू 2m पाई प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड होती है। m की वैल्यू जो होती है वो 012, हाँ 012 होती है ना, यस सर। m की वैल्यू जो होती है आपकी वो 0, हाँ 012, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन होती है। ठीक, और ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो माइनस पाई से प्लस पाई तक के बीच में रहती है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू जो होती है वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होती है, रेंज बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होती है, और m जो होता है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन होता है, और थीटा जो होता है वो आर्गुमेंट होता है। और कुछ छूटा है नहीं, हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा को हम लोग स्मॉल ए आर जी लिखते हैं। ठीक है, और कैपिटल ए आर जी लिखा है तो वो प्रिंसिपल हो गया, स्मॉल ए आर जी लिखा है तो वो आर्गुमेंट कहलाएगा। ठीक, अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड है, क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड की कैसे फाइंड आउट करोगे। एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे और उसी का यूज करते हुए प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं क्या है फॉर्मूला। आपको मालूम है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, जेड इक्वल टू ए प्लस आइटा भी लिख सकते हो, जहां पर क्या बोलते हैं, हाँ अल्फा, अल्फा हमने एक नया नंबर लिया है, नया वेरिएबल लिया है, इसकी वैल्यू क्या है tan इनवर्स बी बाई ए, और इसको मॉड के फॉर्म में कर लो, tan इनवर्स मॉड बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स मॉड बी बाई ए है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, एक मिनट, ओके
हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड आउट करना होगा कि अल्फा हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो साइन है और बी के जो साइंस है उसको देखेंगे और उसकी हेल्प से हम पता करेंगे कि ये z की वैल्यू किस आर्गुमेंट में लाई कर रही है। यानी हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले हमें इस अल्फा को फाइंड आउट करना है कि अल्फा क्या है। अल्फा क्या है, tan इनवर्स बी बाई ए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z की अगर फाइंड आउट करनी है कि क्या होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, तो पहला स्टेप जो होगा वो आपको अल्फा फाइंड आउट करना है। अल्फा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स मॉड बी बाई ए। और सेकंड क्या है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस आपके क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, सेकंड क्या है, टू फाइंड z lies in, to find the quadrant of z। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, पहले आपको अल्फा फाइंड आउट करना है जो कि हमारा tan इनवर्स b बाई ए होगा। और सेकंड स्टेप क्या है आपका, टू फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ z। z का क्या क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, तो z का क्या क्वाड्रेंट होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, ये बना लोगे। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये नेगेटिव x हो गई और ये नेगेटिव y हो गई। ठीक है, यहाँ पे x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा, x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा, दोनों ही नेगेटिव होंगे। इसमें क्या होगा, x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। क्लियर, देखोगे क्या देखोगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, ये जो आपका अल्फा फाइंड आउट हुआ है इसी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका z लाई कर रहा है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या होगी, अल्फा के इक्वल होगी। अगर आपका z जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू जो होगी वो पाई माइनस अल्फा होगी। ठीक है, अगर आपका z थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या होगी, अल्फा माइनस पाई होगी। क्लियर, और अगर आपका z की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या होगी, माइनस अल्फा होगी। बात क्लियर, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा, इसके बाद फाइंड आउट करेंगे कि हमारा क्वाड्रेंट किस, हमारा z जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसकी हेल्प से प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z निकाल लेंगे। जब हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे कि उसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमको थीटा मिल जाएगा और थीटा की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। और r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, r की वैल्यू जो फाइंड आउट करोगे वो होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से क्या करेंगे, r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर, कैसे क्या क्या स्टेप्स करना है, कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो कि कैसे क्या करना है कोई प्रॉब्लम किसी स्टेप में। किसी स्टेप में क्या कोई प्रॉब्लम है, ओके शारदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे करोगे, है ना। करना क्या है, सिंपल सा, सबसे पहला स्टेप होगा आपको अल्फा फाइंड आउट करना है, tan इनवर्स मॉड बी बाई ए करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप होगा आपको फाइंड आउट करना है कि z का किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, z आपको फाइंड आउट हो जाएगा। आप ए और बी की क्या करोगे, इसका साइन देख के पता कर पाओगे कि z किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जिस भी क्वाड्रेंट में z लाई कर रहा होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z होगा वो अल्फा पे इस तरीके से डिपेंड होगा। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z अल्फा पे इस तरीके से डिपेंड होगा। ठीक है, इस तरीके से तो आप यहाँ से प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। इसके बाद क्या करोगे, ये r अपना फाइंड आउट कर लेना, मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद r फाइंड आउट कर लिया, फिर थीटा की वैल्यू क्या, 2m पाई प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z।
2m पाई, ये आपको m की वैल्यू गिवन है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z है, यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। सिंपल केस के लिए m इक्वल टू 0 करके हम लोग वैल्यूज निकाल लेते हैं और सारी वैल्यूज उठा के z पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, तो आप कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में आ जाओगे, और अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आना है तो आप पोलर फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आ सकते हो आराम से। क्लियर? तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग घर पे करोगे। हम एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमें लगता है आधे लोग ये सोच रहे होंगे कि आज क्लास नहीं होगी। ऐसा नहीं है, एक दिन लगता है एक्चुअली। जब आप सब लोग एक साथ ऐड होते हो तब पता चलता है ना कि कैसा क्या चल रहा है, इंटरनेट सही चल रहा है नहीं चल रहा है, वॉइस क्लियर आ रही नहीं आ रही है सबके में। अकेले टेस्टिंग से नहीं पता चलता है उतना। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट भी बढ़िया हो गया और वो पिक्चर क्वालिटी वॉइस क्वालिटी भी सब अच्छी हो गई है। ठीक है, एक हम अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं और इजी इजी क्वेश्चन आप लोग करोगे, टफ क्वेश्चन हम एक कर लेते हैं। ठीक है, एक टफ क्वेश्चन हम करते हैं, इजी इजी क्वेश्चन आप लोग कर लेना। ठीक, ये क्वेश्चन है, एक मिनट। हेलो, हाँ बेटा। नहीं, सेक्शन 1 कंटिन्यू करके आ रहा है उसमें, तो उसको क्लिक करो ना। हाँ और क्या भाई, वो सेक्शन 1 था, ये सेक्शन 1 कंटिन्यू हो गया। हाँ हाँ, करो करो करो, क्लास तो चल रही है। अब मुझे पता नहीं चलता ना कि कितने लोग इसमें ऐड हो गए हैं। करो करो करो। बताओ, बच्चों को नहीं समझ में आता है? अब जिसका जो छूट गया हो ना, अभी दोबारा ये उसमें हो जाएगा, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, वहां से कर लेना। ठीक है, आगे देखो क्या है। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, इसमें मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ेगी ना इस वीडियो में, क्योंकि मानो ये क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। आपको क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म को और कार्टेशियन फॉर्म को क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या करोगे, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखोगे। सिंपल फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको, सिंपल फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे 1 प्लस आयोटा से। ठीक है, पहला स्टेप ये करोगे, पहले इसको सिंपल फॉर्म में बना लोगे। तो ऊपर क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे जो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है ना, और सॉरी आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 + 1 कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 2 आटा, नीचे हो गया 2, ये आ गया आटा। तो ये सिंपल फॉर्म में आपने पहले इसको कन्वर्ट कर लिया और ये हो गया आपका आटा। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या था आपका, सेकंड स्टेप आपको फाइंड आउट करना था अल्फा। अल्फा कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको आटा क्या लिख सकते हो, 0 प्लस आटा 1 लिख सकते हो। अल्फा फाइंड आउट करोगे tan इनवर्स मॉड बी बाई ए। ठीक, tan इनवर्स, जो लोगों का छूट गया है, अभी जो हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिन लोगों का छूट गया है परेशान ना हो, ये टॉपिक अभी थोड़ी देर बाद इसी पे आपका क्या होगा, रिकॉर्ड अपलोड हो जाएगा, आप वहां से उस टॉपिक को अपना कर लीजिएगा।
ठीक है, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों की आज की क्लास जिन लोगों की छूट गई है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अपलोड हो जाएगा, आप अपनी क्लास दोबारा देख लीजिएगा। बस एक चीज ये रहेगी कि जो लाइव का इंटरेक्शन होता है वो आपका थोड़ा सा मिस हो गया है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कल से आप अपनी क्लास को रेगुलर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं बी बाई ए। बी की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है 0। तो tan इनवर्स बी बाई ए यानी 1/0, तो ये कितना हो गया tan इनवर्स इंफिनिटी। tan इनवर्स इंफिनिटी, और इंफिनिटी कहाँ पर होता है, अल्फा की वैल्यू π/2 पर होता है। क्लियर, अल्फा फाइंड आउट हो गया। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद क्या किया हमने, इसका हमने अल्फा फाइंड आउट किया। सेकंड चीज क्या थी, हमें इसको देखना था कि किस क्वाड्रेंट में हमारा z लाई कर रहा है। हमारा z जो था वो आयटा था, आयटा की वैल्यू 0 प्लस आयटा हमने लिख ली थी। ठीक है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, a तो 0 है और b की वैल्यू 1 है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा अपना, किस क्वाड्रेंट में अपना ये लाई करेगा। देखो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, a 0 है b 1 है, यानी ये कहीं यहाँ लाई करेगा। ठीक है, यानी अपना पॉइंट जो है वो यहाँ लाई करेगा। ये एक्स एक्सिस हो गई अपनी और ये अपनी वाई एक्सिस हो गई, अपना पॉइंट यहाँ लाई करेगा। अब ये पॉइंट जब यहाँ लाई करेगा तो तुम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बोल सकते हो, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में भी बोल सकते हो। अगर इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलोगे तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा, अल्फा कितना है π/2 है। और अगर आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट में बोलते हो तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाता है आपका पाई माइनस अल्फा हो जाता है। और यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू π/2 है, इसको यहाँ रख दो तो भी देखो आंसर π/2 ही आएगा। तो यानी आप चाहे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करें चाहे आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कंसीडर करें, दोनों में आंसर सेम ही आता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चाहे फर्स्ट में कंसीडर कर लो चाहे इसको सेकंड में कंसीडर कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना आ गया अपना निकल के π/2 आ गया। और हाँ एक चीज और है, आर रह गया अपना अभी मॉडुलस, क्या होता है रूट ऑफ 0 प्लस 1 स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ गया, आर की वैल्यू 1 आ गई। अब अपना फॉर्मूला क्या था, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये था। जहां पे ये थीटा जो था वो क्या था, थीटा की वैल्यू 2m पाई प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z कितना कैपिटल ए आर जी। ठीक है, ये हो गया 2m पाई प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z कितना आ रहा है आपका π/2 आ रहा है। क्लियर, यहाँ पर किसी को स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे मुझसे पूछ सकता है। अब हम क्या करेंगे, ये सब उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्वेश्चन वन में सब की वैल्यू आर को लिख देते हैं और थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, एम की वैल्यू क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। सिंपल फॉर्म में लेना होगा तो एम इक्वल टू 0 कर दोगे, वहां पर z इक्वल टू आर की जगह क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे, और कॉस थीटा की जगह क्या लिख दोगे 2m पाई प्लस π/2 और प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस π/2। ठीक, कोई डाउट ये कैसे आया निकल के, m की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 रखते हो तो ये π/2 और ये साइन π/2 हो जाएगा। क्लियर, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है अपने से। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ i 2m पाई प्लस π/2। ठीक है, m की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, सिंपल फॉर्म में पूछा गया तो m इक्वल टू 0 रख दो, वरना क्वेश्चन में जो भी चीज पूछी गई है वो उसमें मेंशन कर सकते हो। क्लियर, अब बाकी क्वेश्चंस आप लोग घर पे करोगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस तो हम लोगों ने ऑलरेडी डेमो क्लासेस में आप लोगों ने देखे होंगे, रिपीटेड है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब क्वेश्चंस आप लोगों को दे देंगे, प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो कि कैसे वो होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, अभी हम लोगों ने देखा था, अच्छा आप लोग क्लास में नहीं आए थे तो हम उसको देख रहे थे, एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। मैम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आर्गुमेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। हाँ सोनिका देखिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है वो आपका ये होता है, मैं इसको रफ कर दे रहे हैं, आपका जो
आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा z इक्वल टू a प्लस आइटा बी, ठीक है, और थीटा की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई आपकी tan इनवर्स मॉड बी बाई ए, और जो थीटा होता है, सॉरी आपने इसको क्या लिखा अल्फा, और थीटा जो होता है वो 2m पाई प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z होता है, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है वो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू लाई कर रही है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z आपका अल्फा के बराबर हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z आपका पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये अल्फा माइनस पाई हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप अगर बात करेंगे तो ये आपका माइनस का अल्फा हो जाएगा, ठीक। अब देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z और आर्गुमेंट ऑफ z में क्या डिफरेंस होता है। ये आर्गुमेंट होता है आपका, ये आर्गुमेंट ऑफ z होता है, इसको स्मॉल ए से करो क्योंकि अब हम लोगों ने प्रिंसिपल को कैपिटल ए से लिखा है, आप इसको स्मॉल ए से करो, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है, जो हमारा आर्गुमेंट होता है ये एम्पलीट्यूड शो करता है। ये क्या शो करता है, ये आपका एम्पलीट्यूड शो करता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका ये एम्पलीट्यूड होता है आर्गुमेंट ऑफ z। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z क्या शो करता है कि उसमें कितना वो, अगर हम उसको ये क्या शो करता है, ये आपका एम्पलीट्यूड शो करता है आर्गुमेंट ऑफ z, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z क्या शो करता है कि वो किस तरीके से उसका रोटेशन हो रहा है, इसका किस तरीके से रोटेशन हो रहा है, किसमें एक्सिस पे, ठीक है। इसका किस तरीके से रोटेशन हो रहा है इस पे एक्सिस पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। अगर हम इसको रोटेट कराएं, जो भी हमारा ये क्या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर हम इसको अपनी एक्सिस पे अगर रोटेट कराएं, ठीक है, या ऐसे कहो, क्योंकि सिग्निफिकेंस तुमने पूछा है तो सिग्निफिकेंस थोड़ा सा इसमें है, मैथमेटिकल टर्म्स में सिग्निफिकेंस तो उतना एज इट इज नहीं बनता है, बस ये चीज रहेगी कि जो थीटा होता है ये आपका एम्पलीट्यूड शो करता है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड शो करता है, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है वो एम्पलीट्यूड नहीं शो करता है, ये आपका रोटेशन शो करता है। ये चीज आप लिख सकते हो, ये आपका एम्पलीट्यूड शो करता है और ये आपका क्या शो करता है, रोटेशन शो करता है। रोटेशन किस में आता है, एक्सिस पे आता है कि किस तरीके से रोटेशन हो रहा है, ठीक है। और ये आपका एम्पलीट्यूड शो करता है, और ये आर जो है आपका वो मॉडुलस शो करता है, आर आपका मॉडुलस होता है यहाँ पर, ये आपका रोटेशन होता है, ये आपका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। वैसे कोई इसमें बहुत ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है इनमें, प्रिंसिपल आर्गुमेंट या आर्गुमेंट में, बस ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आर्गुमेंट होता है ये एम्पलीट्यूड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये आपका रोटेशन होता है ऑफ एक्सिस, और आर जो होता है वो आपका मॉडुलस होता है। क्लियर? और कुछ? और कोई क्वेश्चन? और एक चीज और है, ये जो आपका मॉडुलस होता है ना, ये जो होता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ये। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, ये आपकी पॉजिटिव रहेगी हमेशा, ठीक है। ये आर की वैल्यू कभी आपकी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि सब चीजें क्या क्या होती हैं। ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया, ये रोटेशन हो गया, ये मॉडुलस हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन, हाँ, जो हम क्वेश्चन आप लोगों से करवाना चाह रहे थे, एक क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था आपका, क्वेश्चन था कि 1 माइनस आयोटा को ऑपरेट कर रहे हो z पर, ऑपरेटेड ऑन z, ऑपरेट्स ऑन z, ठीक है। 1 माइनस आयोटा को z पर ऑपरेट करने पर क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, व्हाट चेंज, रिफ्लेक्ट्स,
व्हाट चेंज रिफ्लेक्ट्स, उसके मॉडुलस में चेंज आएगा कि उसके एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा, किसमें क्या चेंज आएगा, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन करो जरा, इस क्वेश्चन करो। अगर 1 माइनस जेड पर तो क्या चेंज होगा, 1 माइनस कराना है जेड पर, क्या चेंज होगा, आर में चेंज होगा कि थीटा में चेंज होगा। अभी हम लोगों ने पहले सेशन में देखा था कि आयटा को अगर हम ऑपरेट कराएंगे जेड पर तो मॉडुलस में कोई चेंज नहीं होता है, उसके जो क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड में चेंज होता है। वो किस तरीके से चेंज होता है कि वो π/2 रोटेट कर जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एम्पलीट्यूड जो होता है वो π/2 रोटेट कर जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आपका एम्पलीट्यूड शो करता है, और ये क्या शो करता है, ये रोटेशन शो करता है कि कितना रोटेट हो रहा है वो, है ना, कितना रोटेशन हो रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर हम उसको आर्गन डायग्राम पे देखें। तो इस क्वेश्चन करो, करो जब तक हम इसको बोर्ड ड्रॉप करते हैं। 1 माइनस आइटा को अगर हमें जेड पर कराएं, ऑपरेट कराएं, तो इसमें क्या चेंज होगा। थोड़ी स्क्रीन दूर है, मुझे स्क्रीन थोड़ी पास लगानी चाहिए, इतना नहीं है दूर से। बताओ मैम, मॉडुलस पर भी सेम रहेगा। मुझे नहीं पता कि मॉडुलस में क्या होगा चेंज या थीटा में क्या चेंज होगा। आपको 1 माइनस आइटा है, इसको ऑपरेट कराना है जेड पर। अब बताइए क्या चेंज होता है, उसके मॉडुलस में चेंज होता है कि उसके प्रिंसिपल आर्गुमेंट में चेंज होता है कि उसके आर्गुमेंट में चेंज होता है, कहाँ क्या चेंज होता है, मुझे नहीं पता। ये मैंने क्वेश्चन बस देखा था अभी, ऐसे ही मैं ओपन किया था मैंने कॉम्प्लेक्स का, तो वहां पे मुझे एक क्वेश्चन ये दिखा। बताइए कहाँ क्या चेंज होगा। 1 माइनस आइटा को ऑपरेट करा रहे हो आप जेड पर, हम यहाँ पे कुछ वो लिख दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करने होंगे। क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक है 1 प्लस आइटा कर लेना, एक 1 माइनस आइटा कर लेना, एक √3 प्लस आइटा है शायद, और एक है √3 माइनस आइटा कर लेना, माइनस √3 माइनस है आइटा है, माइनस माइनस का आइटा -1 माइनस आइटा √3 है, ठीक है, -1 प्लस आइटा √3 है। और करना चाहते हो और क्वेश्चंस कर लो। चलो इतने कर लो, ये दो क्वेश्चंस और थे, अच्छे अच्छे थे, हाँ गए। चलो बस इतने क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये क्वेश्चंस कर लेना। क्या करना है हमको, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन टू पोलर, ठीक है। इसका आंसर बताओ जब तक, अब क्या आएगा। 1 माइनस आइटा को ऑपरेट करा रहे हो जेड पे, क्या चेंज आएगा, आर में चेंज आएगा कि थीटा में चेंज आएगा, किसमें क्या चेंज आएगा बताओ। आर में कितना चेंज आ रहा है और थीटा में कितना चेंज आ रहा है, बताओ यार। ये तो ठंडी में पढ़ा रहे हैं,
पढ़ाने का कम से कम आनंद तो लेने दो। आनंद भी नहीं लेने दे रहे तुम्हें पढ़ाने का हमको। आर सेम थीटा पाई बाय 4, आर सेम रहेगा और थीटा पाई बाय 4 होगा। देखिए जरा, देखो देखो देखो, आर सेम रहेगा और थीटा पाई बाय 4 होगा। देखिए सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले 1 माइनस आयोटा को क्या करोगे, पोलर फॉर्म से, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। इसको जब कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, कर लो कन्वर्ट कर लो। ये देखो क्वेश्चन है, 1 माइनस आयोटा को क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म से पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ये तुम्हारा z है और तुमको a की वैल्यू क्या गिवन है, 1 है, और b की वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, अल्फा निकालोगे, tan इनवर्स मॉड b बाई ये होता है। ठीक, और ये हो जाएगा tan इनवर्स -1/1, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और 1 कहाँ पर होता है, पाई बाय 4 पर होता है। ठीक, फिर क्या फाइंड आउट करोगे कि z किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसके लिए क्या करोगे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, यानी कहाँ आ रहे हो तुम, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -1 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है वो क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, माइनस का अल्फा होता है। माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हो तुम, माइनस अल्फा को -π/4 हो गया, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2m पाई प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, अगर हम m इक्वल टू 0 केस लें, m इक्वल टू 0 जनरल केस लें, जनरल केस लें m इक्वल टू 0, तो थीटा कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 0 कर दो तो थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -π/4 होगा। अभी तुम लोगों ने जो गलत किया वो देखते हैं, ये होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ, सॉरी आर्गुमेंट ऑफ z आपका कितना हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z के बराबर हो जाएगा अगर m इक्वल टू 0 जनरल केस ले लेते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, इसको कार्टेशियन, सॉरी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने पर क्या आ जाएगा, z इक्वल टू, हाँ यहाँ से r फाइंड आउट करो, r क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा √2 cos, थीटा की जगह क्या लिखोगे, -π/4 और प्लस आयोटा sin π/4 -π/4, ये आएगा, z आएगा ना ये। ठीक है, z की वैल्यू कितनी आ गई, √2 cos, और थीटा की जगह -π/4 प्लस आयोटा sin π/4। अब इसको क्या करना था हमको, पर ऑपरेट करना था। ठीक है, ये तो ये आ गया है, मतलब इसको हमने z डैश ले लो फिर। ठीक है, ये z डैश हो गया तुम्हारा, इसको किस पे ऑपरेट करना है, किसी z पे ऑपरेट करना है, और z क्या होता है, पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, अब इसको इस पे ऑपरेट करोगे तो क्या होगा, जब इसको इस पे ऑपरेट करोगे यानी z डैश को z से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √2 cos -π/4 प्लस आयोटा sin -π/4। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा से। तो ये जो तुम लोग बोल रहे थे कि r सेम रहेगा, तो r तो सेम नहीं आ रहा है, देख रहे हो, √2 इंटू r आ रहा है, √2 इंटू r आ रहा है यहाँ पर, √2 इंटू r। r कैसे सेम आ रहा था, है क्या कर रहे थे, r कैसे सेम आ रहा था, कुछ ज्यादा गंदा गंदा तो नहीं हो गया। इसको लिख लो पहले, मैं इसको रफ कर दूं, इसको थोड़ा साफ साफ करें। r कैसे आ रहा था तुम लोगों का, बताओ,
क्या करते हैं साफ साफ, z डैश को z से करना था, ये है √2 और क्या हो जाएगा cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, और ये हो जाएगा माइनस आइटा साइन π/4, और ये कितना हो जाएगा, ये था r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब ये बताओ कि r में कैसे चेंज नहीं आ रहा है, r में भी तो चेंज आ रहा है, बोलो। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे cos a cos b, हम मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं, cos a cos b, ठीक है। इसको इससे किया, इसको इससे करोगे तो आइटा का टर्म आएगा, इसको इससे करोगे तो आइटा टर्म आएगा, इसको इससे करोगे तो आइटा टर्म नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, सही है। प्लस माइनस माइनस और आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस, तो हो जाएगा अपना प्लस, ठीक। ये हो जाएगा साइन π/4 और साइन थीटा, ठीक है। और ये आगे देखते हैं प्लस आइटा, ये इसके साथ करें तो cos π/4 और ये हो जाएगा साइन थीटा, और इसको इससे एक साथ करेंगे तो माइनस का आइटा साइन π/4 और cos थीटा। है और सोनिका तुमने किया नहीं था कि तुमने दूसरे का देख के बोल दिया, ये बताओ तुम मुझे, है? ये कितना आएगा cos a cos b प्लस साइन a साइन b, इसको a ले लो इसको b ले लो, क्या होता है फॉर्मूला cos a cos b प्लस साइन a साइन b का, cos a माइनस b होता है ना, फॉर्मूला चेक कर लेना, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a माइनस b होता है ना, थीटा माइनस π/4 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो साइन a माइनस b होगा, थीटा माइनस π/4, ये आएगा, दिख रहा है ना साफ साफ, राइटिंग गंदी है वो बात अलग है। कितना आया, आर में कितना चेंज हुआ, √2 चेंज हुआ, और थीटा क्या होगा, थीटा माइनस π/4 हो गया, थीटा प्लस π/4 होता है हमेशा, अगर थीटा प्लस π/4 होता तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता, और थीटा माइनस π/4 हुआ यानी किस डायरेक्शन में रोटेट हो गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया है। तो क्या चेंज हुआ, चेंज ये हुआ कि मॉड्यूलस में मॉड्यूलस हो गई वो √2 इंटू आर हो गई, ठीक है। और थीटा जो हो गया तुम्हारा, थीटा में क्या हो गया π/4 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, π/4 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस π/4 आ रहा है, प्लस में होता तो आप एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं, माइनस में हो गया यानी क्लॉकवाइज में आ गया, क्योंकि आपका ये यहाँ लाई कर रहा है, देख रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी पहले थीटा इतना था, हमने क्या किया उसको हम यहां से यहां आ गए, ये हो गया आपका थीटा माइनस π/4, ठीक है। पहले आर आपकी आर थी और अब कितनी हो गई, 1 माइनस आइटा ऑपरेट करने के बाद √2 आर हो गई, आया। अब किसने क्या लिखा हुआ है, मैम क्या किया है बट मैम आप अल्फा बताना एक बार, मैम किया बट मैम आप अल्फा बताना एक बार, अच्छा देखो, अच्छा तुमने फर्स्ट थोड़ा सा तुम्हारा मिस हो गया था सोनिका, अल्फा जो होता है वो tan इनवर्स mod b/a होता है, अल्फा जो होता है वो tan इनवर्स mod b/a होता है, और b और a की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा कितना आ रहा है tan इनवर्स 1, और 1 कहाँ पे आता है π/4 पे आता है, तो अल्फा की वैल्यू π/4 हो गई। अब आपको फाइंड आउट करना था कि z आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो आपने फाइंड आउट कर लिया था कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अगर z की वैल्यू अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई करती है
तो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है वो माइनस अल्फा के बराबर होता है। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ कि अगर हमारा z फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है वो अल्फा के बराबर होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर z लाई करता है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है वो पाई माइनस अल्फा के बराबर होता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z आपका अल्फा माइनस पाई होता है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका z लाई करता है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z माइनस अल्फा होता है। क्लियर? आप यहाँ से अल्फा फाइंड आउट कीजिए, फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z निकालिए, फिर थीटा फाइंड आउट कीजिए, फिर इससे आपका जो क्या कार्टेशियन फॉर्म को आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद आपका ये z डैश आ गया, z पे आपको ऑपरेट करना था, आपने उसको ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद क्या फाइंड आउट होके आया कि इसका जो रेट मॉडुलस है उसमें √2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और जो इसका रोटेशन था, आपने पूछा था ना ये क्या चीज, ये रोटेशन होता है, जो इसका रोटेशन था वो कितना हो गया, -π/4 हो गया। यानी अगर हम इस तरफ चलते ऐसे आगे, ऐसे अगर हम आगे की तरफ बढ़ते तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, लेकिन ये इस तरफ जा रहा है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। यानी क्या कहोगे कि मॉडुलस हो गया वो √2r हो गया और थीटा की वैल्यू π/4 इन क्लॉकवाइज। ये चीज याद रखना, वहां पे ये गड़बड़ करोगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। ठीक है मैम, माइनस साइन नहीं आएगा क्या? कहां पर माइनस साइन? सोनिका कहां पर माइनस साइन? यहाँ पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। सोनिका कहां पर माइनस साइन? यहाँ पर, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस है। ठीक है, tan इनवर्स मॉड बी बाई ये होता है, तो ये इसको मॉडुलस करोगे ना -1/1 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 लिखा है। हाँ बताओ, किसी कोई प्रॉब्लम? इससे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठंडी में पढ़ा रहे हैं, कम से कम पढ़ तो लो। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? शारदा आपको समझ में आया कहां पे गलती हुई थी? स्क्रीन ना सामने रख लेंगे, सही रहेगा, ऐसे सामने ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं देखना पड़ेगा मुझे पढ़ने के लिए, सामने सही रहेगा ना। आगे बढ़े। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। 1 माइनस आइटा को ऑपरेट करा दिया z पर, तो बताओ क्या चेंज होगा। अब मानो क्वेश्चन में यहाँ पे ये दे दिया होता -1 माइनस आइटा √3 को ऑपरेट करा दिया z पर, तो क्या चेंज होगा? क्वेश्चन समझ रहे हो? क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा? क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, अब नहीं आएगा। नेट में क्वेश्चन नहीं आएगा। नेट में क्वेश्चन क्या आएगा, -1 माइनस आइटा √3 को ऑपरेट करा दिया z पर, बताओ z में क्या चेंज होगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी ये क्वेश्चंस करना, हर क्वेश्चन में ये चीज जरूर करना कि अगर हम इसको ऑपरेट करा दे z पर तो क्या चेंज होगा। इस क्वेश्चंस में जो आपको ये क्वेश्चंस गिवन है 6 क्वेश्चंस, उसमें कार्टेशियन को तो पोलर में कन्वर्ट करोगे ही करोगे और चेंज भी देखोगे। व्हाट चेंज इन z, व्हाट चेंज इन z। ठीक है, व्हाट चेंज इन z, z में क्या चेंज हो रहा है। हर क्वेश्चन में z में चेंज देखोगे कि कैसा चेंज हो रहा है, उसके मॉडुलस में क्या चेंज हो रहा है और उसके थीटा में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है कि क्लॉकवाइज आ रहा है, वो कितना डिग्री पे जा रहा है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। यस मैम, आ गया समझ में, ऐसी में पजल थी, इसी में पजल थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। थीटा सही था, थीटा सही था, माइनर
मैंने आर में मिस्टेक की थी। ओके, अब समझ में आ रहा है ना कि कैसे क्वेश्चंस वहां पेपर में आपको करने होंगे, पेपर में आपसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा कि कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट कर दो। कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करने का जो क्वेश्चन आता है वो आपका एमएससी में आता है, या एमएससी में भी नहीं आता, जो आप लोगों ने इसको जहाँ पे भी स्टार्टिंग की होगी 11th-12th में, वहां पर इससे क्वेश्चन आता था कि कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट कर दो। ठीक, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि इसको इस पे ऑपरेट करा रहे हैं कि -1 माइनस आइटा √3 ऑपरेट हो रहा है जेड पे, और बताओ कि क्या चेंज आ रहा है, जेड पे क्या चेंज हो रहा है, ये आप पे क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग क्या करोगे, हर एक क्वेश्चन पे ये देखोगे कि जेड पे क्या चेंज आ रहा है। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में मॉडुलस देखना और थीटा देखना, और साथ में ये भी देखना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। अगर प्लस में रहेगा यहाँ पर साइन तो एंटी क्लॉकवाइज में होगा, और अगर ये साइन माइनस में हो गया तो क्लॉकवाइज में हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पे था z, आपका z ये यहाँ पे था पहले इनिशियली। ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे था z, और ये z था आपका r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। जब उसमें 1 माइनस आइटा को हमने क्या कर दिया, ऑपरेट करा दिया, तो उसने क्या किया, इस z को थीटा माइनस π/4 से रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो इसका z का जो मॉडुलस था r, उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। राइटिंग थोड़ी सी बोर्ड में गंदी है, गंदी नहीं, गंदा नहीं कहोगे इसको, थोड़ा सा साफ साफ नहीं लिखते हैं हम, लेकिन क्या करें, हमको इधर उधर समझाना पड़ता है तो हो जाता है सब ऐसे। बताओ, कोई डाउट हो तो यहाँ पे रुके, वरना यहाँ से आगे बढ़े। क्लियर है, ओके। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़े हैं। ठंडा बहुत हो गया यार, हमको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इसको पैक करने में। क्लास बढ़िया लग रही है, क्लास बढ़िया लग रही है आप लोगों को? आधे लोग तो आए नहीं है, सोच रहे थे क्लास नहीं होगी आज। ठंडा बना लिया उन्होंने, सोचे क्लास नहीं होगी आज, तो क्लास हो गई। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ो बढ़ो, और आगे बढ़ते हैं, और हम लोग एक टॉपिक देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, और एक अच्छा सा टॉपिक है, थोड़ा सा जनरल डिस्कशन क्या होता है सर्कल पे। जनरल डिस्कशन ऑफ सर्कल है, मतलब है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। अगर इसका हमने कहा कि h, k क्या है, इसके h, k क्या है, इसका सेंटर है, ठीक है, और r इसकी रेडियस है। ठीक, अब सर्कल की क्वेश्चन बताओ क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये होती है ना सर्कल की क्वेश्चन। याद रखना, सर्कल की इक्वेशन होती है, यहाँ पे h और k क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। ठीक, अब आगे देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और बताते जाना जल्दी जल्दी कि ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है तुम्हारा, क्वेश्चन है तुम्हारा कि हम लोगों ने सब कर लिया है कि पोलर फॉर्म वगैरह। एक क्वेश्चन है
मॉड z माइनस 3 इक्वल टू 3, बताओ कि ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है कि इलिप्स है? चार चीजें होती है ना, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स। हम लोग कॉम्प्लेक्स में सर्कल ही पढ़ेंगे, मतलब सर्कल ही बनाते हैं हमेशा, इसलिए बताओ कि इसलिए हमने सिर्फ सर्कल की इक्वेशन लिखी है। चाहो तो यहाँ पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स सबकी इक्वेशन लिख सकते हो। पैराबोला क्या होता है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। एलिप्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाइपरबोला क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। सर्कल की ये हो गई आपकी। अब बताओ ये किस चीज की इक्वेशन है और इसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है? चलो चलो बताओ बताओ बताओ। हाँ, अपनी चेयर ना इधर रख लेंगे सो डेट हम बैठ भी सके। चेयर उधर रखी रहती तो हम बैठ नहीं पाते। बताओ जल्दी बताओ, किस चीज की इक्वेशन है ये? अभी तक आंसर नहीं आया। स्क्रीन को आगे करेंगे और हम इधर चेयर पे बैठेंगे। आ गया आंसर। रेडियस 3 आ रही है और सेंटर बताओ, सेंटर बताओ, सेंटर। सर्कल, सर्कल शायद है। ये क्या होता है? सर्कल शायद क्या होता है शारदा? सर्कल शायद क्या होता है? हाँ, सोनिका ने देखो कुछ दिया है हमको। सर्कल है, पॉइंट है 3,0 और रेडियस है 3, ठीक है। और क्या आंसर है? 3,0। ये वो निकाल के देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस आटा वाई माइनस 3 इक्वल टू 3, ठीक है। एक्स माइनस 3 प्लस आटा वाई इक्वल टू 3, ठीक है। ये क्या हो गया अपना? इसका मॉडुलस करोगे तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको y माइनस 0 लिख सकते हैं और ये 3 स्क्वायर हो गया, यानी h कॉमा के कितना हो गया अपना? 3,0 और r कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक। ठीक है, ठीक। एक क्वेश्चन और कर लेना, घर होमवर्क कर लेना। लिख लो क्वेश्चन। 3 प्लस मॉड जेड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉड जेड प्लस 3 आटा माइनस 2 इक्वल टू 8। और एक क्वेश्चन ये है कि मॉड जेड इक्वल टू 3, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन और था, रुको एक और देते हैं। कुछ क्वेश्चंस मुझे अच्छे अच्छे मिले हैं अलग अलग से, तो वो भी आप लोगों को मिलने चाहिए। मानो आपका फंक्शन कुछ ऐसा लिखा हो, मॉड जेड इक्वल टू आर है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऐसे लिखा हो मॉड जेड माइनस 3 जेड माइनस बी इक्वल टू 3 है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ठीक,
मानो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है z माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा है इक्वल टू 9, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 9 ना करो यहाँ पे, मानो इक्वल टू 7 कर लो। ठीक, ये बताओगे कि क्या रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या आया क्वेश्चन? मैम फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर दीजिए, समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। मॉड z प्लस 3 आयोटा माइनस 2 इक्वल टू 8। अच्छा ठीक है, और z माइनस 3 आयोटा माइनस 2 इक्वल टू 8। ठीक, ठीक है, ये क्वेश्चन करने हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज है मॉडुलस की और आर्गुमेंट की, उसका चार्ट लिख लो, शायद आगे कहीं यूज हो जाए। सर्कल 2 माइनस 3 आर इक्वल टू 8। हाँ ठीक है, इसको अब होमवर्क में करना। ठीक है, इसको होमवर्क में करना, इसके आंसर हम लोग बस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसको होमवर्क में करना, यहाँ के लिए नहीं है, होमवर्क के लिए है। लिख लो जल्दी से, क्वेश्चंस लिख लो इधर के, होमवर्क में करोगे वो। जल्दी से लिख लो, होमवर्क में करोगे। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ठीक है, इसकी कुल टोटल, मैम लास्ट क्वेश्चन बताना क्या हो गया? अच्छा यार, मेरी राइटिंग थोड़ी साफ कर दे ना। अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, z माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू 7। मॉड z माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू 7। ठीक, पैटर्न तो सही कर लेते हैं, धीरे धीरे सही हो जाएगी। ठीक, बड़े आगे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं मॉडुलस की। क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस? z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर मान तुम्हारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड z जो होता है वो क्या होता है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या बोलते हो? आर बोलते हो। आर जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? मॉडुलस होता है। तो प्रॉपर्टीज क्या है मॉडुलस की, वो देखो। पहली प्रॉपर्टी जो है मॉडुलस की वो है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ठीक है, प्रॉपर तो नहीं हुई? नहीं, सही लिख रहे हैं। मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2। ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। ठीक है, ये इसकी चार प्रॉपर्टीज हैं। गलत तो नहीं बताई? मॉड ऑफ z1 प्लस z2 जो होती है, हाँ लेस देन होती है, और z1 माइनस z2 जो होती है वो ग्रेटर देन होती है। हाँ ठीक है, ठीक तो बताया, ठीक बताया। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज होती है मॉडुलस की। ये प्रॉपर्टीज होती है वो वही रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि होता नहीं है दो साइड्स का जो सम होगा वो तीसरी से बड़ा होगा, ये दो साइड्स का जो डिफरेंस होगा वो तीसरी से छोटा होगा। और ये तो सिंपल मॉड ऑफ z1 इंटू z2, इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया, इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया। ठीक है, ये हो गई हमारी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज। राइटिंग थोड़ी सही कर लेंगे, तुम लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी, है ना? क्या करें, राइटिंग खराब हो गई है।
प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है आर्गुमेंट की? आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी वैसी होती है जैसे कि हमारी लॉ की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 जो होता है वो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक। ये हो गई हमारी इसकी आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज, ठीक। और आगे टॉपिक देखिए क्या सा टॉपिक बचा है अभी। आ जाओ, चलो डी मॉर्गेज थ्योरम में आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। तो देखिए कोई टॉपिक रह गया हो तो। शाम को कराएं, क्यों? अरे यार अभी तो 10 ही बजा है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं ना। डी मॉर्गेज थ्योरम, रब कर दे इसको, कर दे, रब कर दे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डालो डी मॉर्गेज थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक डालो डी मॉर्गेज थ्योरम, ठीक है। थ्योरम क्या आती है? ओके, क्या होती है डी मॉर्गेज थ्योरम? डी मॉर्गेज थ्योरम ये होती है कि अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n, हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। ये होती है डी मॉर्गेज थ्योरम। इसका प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। प्रूफ है करने कोई फायदा नहीं है, बस यही होता है, इतना ही याद रखो कि cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डी मॉर्गेज थ्योरम उसको इस तरीके से रिड्यूस कर देती है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। मानो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है, उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमको देखना है। वो इसलिए क्योंकि ये आगे यूज होता है, ठीक है, ये आगे यूज होता है। अभी इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा कि रूट्स फाइंड आउट करो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में। तुम्हारे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें रूट्स पता होने चाहिए कि रूट्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, ठीक। देखो रूट्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, हाउ टू फाइंड रूट्स, हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। मानो कि तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक है। तुम्हें इससे क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको पोलर फॉर्म में लिख लोगे। लिख लो इसको पोलर फॉर्म में, लिख लिया, ठीक। करना आता है ना, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, कार्टेशियन फॉर्म हो गई, ये पोलर फॉर्म हो गई, कन्वर्ट कर लोगे। अभी सिखाया है कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद ये करोगे
इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या करोगे, देखो करोगे क्या, कोई क्वेश्चन लेके चले? नहीं क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है। चलो नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, अभी हम लोग ने देखा था एक्सपोनेंशियल ऑफ आई 2m पाई प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये जो अपना थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ आई 2m पाई प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। थीटा यही होता है 2m पाई प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो जेड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अगर जेड की पावर 1/n लिखना हो हमको, ठीक है, जेड की पावर क्या है 1/n है, तो ये आर की पावर 1/n हो जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल ऑफ आई 2m पाई प्लस प्रिंसिपल ऑफ जेड प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड की होल पावर 1/n। ऐसे लिख दोगे इसको, कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, थीटा जो आर्गुमेंट ऑफ जेड था उसको इस फॉर्म में लिख दिया है, क्लियर, और कुछ नहीं किया बस, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये एज इट इज हो जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल ऑफ आई क्या हो गई है, पावर क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 2m पाई बाई n, ऐसे नहीं, एक साथ होगी, प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड की होल पावर है। ये पावर में ही है, ठीक है, पावर में ही है, हमने कुछ किया नहीं अभी, पावर में ही है ये। आप क्या करो, इसको इस फॉर्म में लिख दो, ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, थीटा हो गया तुम्हारा 2m पाई प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड कौन है, प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड अपॉन n। हो गया, हो गया। ये क्या था, जेड की पावर 1/n, ठीक है। तो यानी अगर हमारे पास कोई z इस फॉर्म में दे रखा है cos थीटा प्लस आटा sin थीटा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो डिमॉर्गेस थ्योरम हमको बोलती है। रूट्स फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है कि हम z की पावर 1/n को ऐसे लिख सकते हैं, r की पावर 1/n इनटू दिस, ठीक है। और रूट्स कैसे फाइंड आउट करोगे इसके, m की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 0 1 2 अप टू सो ऑन, कहां तक जाती है n-1 तक जाती है m की वैल्यू, ठीक। और इससे क्या हमको मिल जाएगा, ये जो चीज है हमको z की पावर 1/n क्या देगी, विल गिव अस n रूट्स। अगर n रूट्स है तो z की पावर 1/n होगा, अगर 3 रूट्स हैं तो z की पावर 1/3 हो जाता है। कैसे करते हो, मानो कोई z दे रखा है तुमको 1 प्लस आयोटा की पावर 1/आयोटा की पावर 3, मानो ये दे रखा है z 1 प्लस आयोटा की पावर 3। अब तुमको फाइंड आउट करना है इसके रूट्स, तो क्या करोगे, इसके रूट्स कितने होंगे, पावर 3 है तो इसमें 3 रूट्स होंगे, और क्या करोगे z की पावर 1/3 को क्या लिख दोगे, 1 प्लस आयोटा लिख दोगे, ठीक है। और 1 प्लस आयोटा क्या है तुम्हारा, ये है। बस ये प्रोसीजर करते चले जाओगे, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे, और ये तुम्हारे 3 रूट्स यहाँ से निकल आएंगे। क्लियर, क्या कहना चाह रहे हैं, मानो ये तुम्हारा क्वेश्चन है z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा की पावर 3, ठीक है। क्या करोगे, पावर इधर है, इधर लेके आओगे 1/3 हो जाएगी, z की पावर 1/3 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा हो गया, किस फॉर्म में आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। कार्टेशियन फॉर्म से क्या करोगे, इसको यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाओगे, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में पहुंच जाओगे इस तरीके से। अभी सॉल्व करवाया था, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे जाते हैं, ऐसे पहुंच जाओगे, ये लिख लोगे, ये पहुंच गए, फिर z की पावर 1/n कर लोगे, और ये इसको सॉल्व करते हुए यहाँ तक आ जाओगे, ठीक है। m की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n-1 होती है। अगर 3 रूट्स हैं तो m की वैल्यू 0 1 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते होगे, z की 3 वैल्यू तुमको मिल जाएंगी, वो इसके 3 रूट्स हो गए तुम्हारे, क्वेश्चन खत्म, इतना ही था क्वेश्चन, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कि ये कैसे हो रहा है तो बताओ, इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग अच्छे से।
कोई प्रॉब्लम? अच्छा नहीं है इधर। बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पे थोड़ा हम गलत लिख गए हैं, ये इधर होना चाहिए था ना, जेड क्यूब इक्वल टू 1 प्लस आटा होना चाहिए था, तो जेड इक्वल टू 1 प्लस आटा 1/3। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व करोगे ऐसे। ये सोचिए उल्टा कैसे क्या चल रहा है। नो, कोई क्वेश्चन दिया है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, बाकी अभी तुम लोग करोगे, फिर हम लोग शाम को उसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हमें करने का मन नहीं कर रहा, हम तुम लोग से करवाएंगे अभी। चलो देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, एकदम बढ़िया वाला, है ना। सरल सा क्वेश्चन तुम लोग को दे देंगे, सरल सरल क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, हम लोग एकदम बढ़िया सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। चल, क्वेश्चन है z की पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस आइटा, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। कितने रूट्स होंगे? 4 रूट्स होंगे, क्योंकि z की पावर 4 है। ठीक है, z की पावर 4 है तो 4 रूट्स होंगे। अब कैसे इसको फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले तुम्हारा काम है, बता रहे हैं करोगे तुम ही लोग। ठीक, देखो कोई क्वेश्चन है क्या? वो मैंने कर लिया था, क्या कर लिया था पता नहीं, शायद। ओके, अच्छा ये करेक्शन कर लिया होगा। तो देखो करना क्या है, स्टेप्स देखो, करोगे खुद। क्या करोगे? सबसे पहला काम होगा, ये जो तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म है, इसको क्या करोगे? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले z को लिखोगे 1 माइनस आइटा की पावर 1/4। ठीक है, 1 माइनस आइटा ये आ गया तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में, इसको किस पे कन्वर्ट करोगे? पोलर फॉर्म में। ये कार्टेशियन फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करोगे पोलर फॉर्म में। कैसे? अभी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया था। ठीक, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद z की वैल्यू जो भी आएगी पोलर फॉर्म में आएगी, एक r आएगा और एक e की पावर आई थीटा आएगा। ठीक है, ये थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ z है, जिसकी वैल्यू 2m पाई प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z होती है। यहाँ से पूरा फाइंड आउट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे और इसकी होल पावर क्या कर दोगे? 1/4 कर दोगे, तो r की पावर 1/4 हो जाएगा और e की पावर आई थीटा बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, m की यहाँ पे वैल्यूज रहेंगी तुम्हारे पास, क्या क्या रहेंगी? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, अप टू सो ऑन। ठीक है, तुम्हारे 4 रूट्स हैं, तो m की यानी 4 वैल्यूज का यूज करोगे। किसका किसका? m इक्वल टू 0, 1, 2, 3। m इक्वल टू 0 पे देखोगे z1 कितना आ रहा है, m इक्वल टू 1 पर देखोगे z2 कितना आ रहा है, m इक्वल टू 2 पर देखोगे z3 कितना आ रहा है, m इक्वल टू 4 पर देखोगे z4 कितना आ रहा है। और इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम हो कि कैसे होगा तो मैं इसको सॉल्व करूं। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप लोग इसको अपने आप करो, है ना, क्योंकि ये कठिन नहीं है। कठिन होता तो हम खुद ही कर देते। क्या करना होगा, हम स्टेप्स बताना चाहते हैं, करो आप लोग अपने आप। कार्टेशियन फॉर्म है, पोलर फॉर्म में सबसे पहले क्या करोगे? इसको इस फॉर्म में लिख लोगे, ये 1 माइनस आटा आ गया। कार्टेशियन फॉर्म में इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे? प्रीवियस टॉपिक की हेल्प से करोगे। जब वो आपका पोलर फॉर्म आ जाएगा तो उसको क्या करोगे? 1/4 करोगे, क्योंकि पावर यहाँ पे 1/4 लिखी हुई है। इसको अलग अलग पावर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, यह हो जाएगा r की पावर 1/4, ये हो जाएगा e की पावर आई थीटा बाई 4। यहाँ थीटा में आपका m पड़ा होगा, थीटा में आपका m होगा, m की वैल्यूज क्या रखोगे? 0, 1, 2, 3 अप टू 100 रखोगे। ठीक, हमें यहाँ पे 4 रूट्स निकालने, तो हम m की 4 वैल्यूज का यूज करेंगे, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का। ठीक, m इक्वल टू 0 पे देख लोगे z1 कितना आ रहा है, m इक्वल टू 2 पे देख लोगे, m इक्वल टू 3 पर देख लोगे और m इक्वल टू 1 पर देख लोगे। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ से अपने 4 रूट्स फाइंड आउट कर लोगे। अब इसमें बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो मुझसे। किसी ने आंसर भी दे दिया है? हाँ कर लेंगे, करेंगे मैम। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप लोग अपने आप करो, वरना तो हम तो खड़े हैं यहाँ पे,
सब कुछ बताने के लिए। 2-3 क्वेश्चन और देते हैं। एक क्वेश्चन तो ये करोगे, एक क्वेश्चन ये करोगे, z क्यूब इक्वल टू 1, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पे आपके 3 रूट्स आएंगे, एक 1 आएगा, एक ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्लियर। 3 रूट्स आएंगे z क्यूब ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक क्वेश्चन और करोगे इसमें, z क्यूब इक्वल टू -1, एक क्वेश्चन तो ये करोगे, एक क्वेश्चन करोगे z क्यूब इक्वल टू -1, ठीक है, z क्यूब इक्वल टू -1, एक क्वेश्चन ये करोगे। इसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कर लोगे, एक करोगे क्वेश्चन z की पावर 4 इक्वल टू 1, ठीक है, और एक क्वेश्चन तो ये करोगे z क्यूब इक्वल टू 1 प्लस आइटा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और एक ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये आपके 4 क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन ये करने हैं और एक ये 5 क्वेश्चन करने हैं, कर लोगे। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत होगी तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक। और यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर इसमें कुछ भी क्वेश्चंस रह जाएंगे तो हम लोग शाम को सेक्शन 1A का आगे का क्वेश्चंस देख लेंगे, वरना शाम को सेक्शन 1B एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज ये सेक्शन 1 हमको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। इन एंड आउट चाहे जैसे हो, आज ये पूरा कंप्लीट होगा। इसमें कोई और क्वेश्चंस होंगे तो वो हम शाम को डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो आप लोगों को होमवर्क दिया है वो अभी दिन भर में कंप्लीट करो, शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे वापस आ जाना, ठीक है। अपनी वेबसाइट पर ओपन करोगे, आपको वहां पे लिंक पड़ा रहेगा, सेक्शन 1B के नाम से, सेक्शन 1B के नाम से एक लिंक पड़ा रहेगा, उस लिंक को ओपन करना, ओपन करोगे अपने आप वीडियो पर आ जाओगे, ठीक। कोई डाउट? ये वीडियो थोड़ी देर में हम इसमें अपलोड कर देंगे काट छाट के, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो होंगी वो बेकार है, और स्टार्टिंग में जो कोई था नहीं वो एज इट इज चल रहा था, तो वो आपका डाटा खर्च करेगा, तो उसको हम हटा देंगे। और सेक्शन 1B के नाम से शाम को 7 बजे इसका सेक्शन 1B कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमने सोचा है कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को हमको 3 से 4 दिन में कंप्लीट करना है। आज सेक्शन 1, सेक्शन 2 को करने के लिए हमको शायद 2 दिन लग जाएंगे, और 2 दिन का हम कल ही कोशिश करेंगे कल सेक्शन 2 कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सेक्शन 3 को कंप्लीट करने में हमको 2 दिन लगेंगे, ठीक है। तो 4 दिन में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपना कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, ना हो तो हम इसको यहाँ पे बंद करते हैं और लोग शाम को 7 बजे मिलते हैं, ठीक। ओके, बंद करें, ऑफ करें, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का, कुछ पूछना है? नहीं है कोई क्वेश्चन? बंद करते हैं, ठीक है। शाम को मिलते हैं 7 बजे, सेक्शन 1B के नाम से वेबसाइट पे पड़ा रहेगा। ओके, ठीक है, ओके, शाम को मिलते हैं स्टूडेंट्स।